हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड टुडेस मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिजिक्स की एक टॉपिक भी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक बात है कि लोग इस चीज़ को डील करते हैं और हमेशा इस चीज़ से लोगों का आमना सामना होता है, ठीक है ना। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारी आम जनता हो, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में ये चीज़ें आती हैं जो फिजिक्स के फील्ड के हैं और आम तौर पे कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो मैं किस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, वो चीज़ है अगर आपको ध्यान हो तो आप कभी रास्ते पे चलते हो, कोई भी रास्ते पे चल रहे हो या सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, है ना। अपने घर में सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, है ना, या रास्ते पे चल रहे हो, तो जब आपको ठोकर लगती है तो आप तुरंत गिर जाते हो, है ना। आपके जैसे अगर आप मूव कर रहे हो, ऐसे ठोकर लगे तो तुरंत ऐसे की ओर गिर जाते हो, किधर भी मतलब गिर जाते हो। ठोकर जैसी ही लगती है पैर में, तुरंत गिर जाते हो। तो ऐसा क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि इसका आंसर फिजिक्स में मिलेगा। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि ठोकर लगते ही कोई व्यक्ति क्यों गिर जाता है, क्यों गिर जाता है और कैसा गिरेगा, किधर गिरेगा, कोई नहीं जानता है। ठोकर लगा, तुरंत आपकी मोशन जो है, आप जो गति कर रहे थे, किसी डायरेक्शन में चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तुरंत आपकी दिशा बदल जाएगी या आप तुरंत लुढ़क सकते हो, गिर सकते हो और गिर जाते हो, है ना। संभलते भी हैं लोग, लेकिन आपकी जो मोशन है, गति है, वो बिखर जाती है। एक तरीके से वो जो चल रहे थे उस दिशा में वो गड़बड़ हो जाती है आपकी मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है। मैं फिजिक्स से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट इन चीज़ों को लोगों ने डील नहीं किया है यूट्यूब पे और अलग चीज़ों में। मुझसे बहुत पहले लोगों ने ये पूछा था, आज के 4 साल 5 साल पहले लोगों ने पूछा था। तो मैं उन समय तो लोगों को आंसर दिया था, लेकिन मैं आपको यूट्यूब में आके आंसर दे रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। और हमारे जो बच्चे हैं जो फिजिक्स के फील्ड में है और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं फिजिक्स के फील्ड में, या बीएससी एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स से, या आम जनता को भी ये जानना चाहिए कि हाँ, ऐसा क्या हो जाता है कि हम जब चलते हैं और ठोकर लगती है तो हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ठोकर लगने का राज, कि ठोकर जब लगती है तो हम गिर जाते हैं, क्या राज है। देखिए, आपसे अगर कोई बोले कि मोशन, गति हो रही है, या आप पैदल चल रहे हो या दौड़ रहे हो या सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करती है, या आप पहाड़ पे चल रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, ठोकर लगती है आदमी गिरता है, ठीक है। पैर में ठोकर लग गया तो जाहिर सी बात है आदमी गिर जाता है, एकदम से बैलेंस बिगड़ जाती है लोगों की, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाती है ना। तो क्या है कि आपसे अगर कोई बोले मोशन, तो मोशन की बात की जाती है तो मोशन के पैरामीटर होते हैं। जब आप बात करते हैं कोई आप व्यक्ति चल रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ भैया इतने स्पीड से चल रहा है, वो ये गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है। तो कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पे आप किसी भी गति को निर्धारित करते हो कि भैया इतना त्वरण है, इतना स्पीड है, इतना विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतनी दूरी ये तय किया, डिस्टेंस, है ना। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन समझा जरूर दूंगा, आम जनता को भी मुझे समझाना है, ठीक है। और मेरी वीडियोस और भी जगह पे आ रही है, यूपीएससी के फील्ड में आ रही है, गेट के फील्ड में आ रही है, और यूपीएससी की साइंस टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, बायोलॉजी भी आ रही है, तो आप जाकर देख सकते हैं उधर। बट ये मैं एक तरीके से एक बहुत बड़ी एक क्यूरियोसिटी रहती है लोगों के अंदर कि ये कैसे हो जाता है, तो मैं इसको बता रहा हूं आपको। तो जब भी आप मोशन के पैरामीटर की बात करते हो, मोशन के पैरामीटर, मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ। डिस्टेंस के फॉर्म में समझ सकते हो, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, बट नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आम आदमी को मुझे समझाना है और आप तो समझ ही जाओगे जो इस फील्ड से हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसिलरेशन, नॉर्मली ये तीन ऐसे क्वांटिटी हैं, पैरामीटर हैं, जिसके आधार पे मोशन को डिफाइन करते हो। एक और है एसिलरेशन में भी कुछ चेंजेस आते हैं तो जर्क वगैरह आ जाती है, बट तो ये तीन ऐसे पैरामीटर है जिसके आधार पे मोशन को डिफाइन करते हो। जब भी कोई गति कर रहा होगा तो आप बोलोगे इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, इतना वेग से वो चल रहा है, या इतना डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो चुका है यहां से वहां उसका, या एक्सेलरेशन त्वरण इतना है उसके अंदर। तो ये क्या है, ये मोशन के पैरामीटर है, इसके आधार पे आप गति को निर्धारित करते हो। कभी भी कोई पूछेगा कोई भैया ये जा रहा है, तो सीधी सी बात होती है कि कितने वेग से जा रहा है, ये गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, कितने वेग से चल रही है, ये सारी चीजें हैं। गाड़ी में वेग नहीं, स्पीडोमीटर होता है, बट कितनी स्पीड से जा रही है गाड़ी, नॉर्मली बात करते हैं। तो इस मोशन के गति के पैरामीटर ये होते हैं, इसके आधार पे हम गति को निर्धारित करते हैं, है ना, कि भैया कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना स्पीड, कितना त्वरण, इन चीजों पे, है ना, एक्सेलरेशन वगैरह। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कितना हुआ, और रोटेशन की बात होती है तो थीटा से हम लोग बताते हैं रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन, है ना, कि कितना रोटेट कर गया, है ना, थीटा, ये भी एक पैरामीटर है।
जिसके आधार पे आप कोई चीज रोटेट कर रही है, जैसे पंखा रोटेट कर रहा है तो थीटा हम बता देते हैं कि रोटेशन के आधार पे थीटा बता देते हैं कि कोई चीज कितना रोटेट कर दिया, कितने एंगल पर रोटेट कर गया। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर देखो आप तो एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है जब रोटेशन में होता है ना, तो एक एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से है, उसका रेट होती है ओमेगा। तो बात यह है कि कभी भी मोशन होती है तो आप इन चीजों का यूज करते हो मोशन को बताने के लिए, गति को बताने के लिए, यही आपके पास फिजिक्स में है और कुछ नहीं है जिसके आधार पर आप मोशन को बता पाओ। इसी के आधार पर आप, और इसमें डिफरेंट इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व करते हैं मोशन को, ठीक है ना, चाहे 1 डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशन हो, मतलब कोई भी दिशा में हो, कोई भी डायमेंशन में हो। तो यहां पे ये है कि देखिए क्या होता है, जब इसका डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि स्लोप वगैरह निकालिए, तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि जब आप दूसरा डेरिवेटिव लेते हो x का, d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये जब लेते हो d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर, जब ये लेते हो तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट मैं जा रहा हूं, सीधा यहां से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप समझ सकेंगे, मोशन को बताने के लिए हमें स्पीड वगैरह बताना पड़ता है, ठीक है, तब हम जानते हैं कि ये मोशन हो रही है। तो क्या है कि जो d2x अपन डी थीटा स्क्वायर है, ये क्या डिसाइड करता है, ये एक्चुअली डिसाइड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिसाइड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है, अरे कोई चीज कर्व कितनी है ना, कर्व स्लो मतलब होता है ना कि स्मूथ है, एकदम कर्व है, एकदम नुकीला नहीं है, है ना, एकदम नुकीला नहीं है, एकदम कर्व से है ना, बोलते हैं एकदम कर्व की ओर गया है ऐसे, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करती है, d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर। और जाहिर सी बात है, जो लोग थोड़ा फिजिक्स जानते होंगे तो ये एक्सेलरेशन को भी बताती है ना, लेकिन एक इसका मीनिंग ये भी निकल के आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी बताता है ये, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब ये बताता है, समझ चुके हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कि कोई सरफेस है, जैसे ये कोई सरफेस है, कितना स्मूथ है, कितना कोई नुकीला सरफेस है या कुछ कर्वेचर है उसके अंदर, है ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका मतलब है। तो इसकी क्या बताती है, d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो है, आपको बताऊं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये है क्या बताती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बताती है, देखिए इस रिलेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर को बताती है, ये रिलेशन है जिसके रिलेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर बताती है। अब देख क्या होता है, जब रास्ते पे चल रहे होते हो, ठोकर लगती है, तो देखना जहां भी लगती है वहां पे नुकीला पॉइंट होता है एक तरीके से, है ना, ईंट पे लग गया, रॉक पे लग गया, या ईंटा पे कोई लग गया, ईंट पे, तो जैसे ही पैर लगेगी तो वो नुकीले पॉइंट होती है, नुकीला पॉइंट, समझ रहे, नुकीला एक मतलब शार्प है वो पॉइंट, है ना, कर्व नहीं है। जहां पे आपका पैर लगा है ना, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, एकदम से चढ़ते चढ़ते क्या होती है कि पैर लगता है सीधा से हम लोग गिर जाते हैं, तो क्या होता है, नुकीला पॉइंट है, तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है एक्चुअली, है ना, शार्प है वो, तो कर्वेचर ही नहीं है ना उसमें, शार्प है, जहां पे भी पैर लग रहा है वो शार्प पॉइंट है, तो वहां पे कर्वेचर 0 है। जब आप गिर जाते हो शार्प पॉइंट से लग के, क्यों होता है कि चलते चलते कहीं पैर में ठोकर लगी गिर गए, क्योंकि वो शार्प पॉइंट होगा, तो शार्प पॉइंट होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि ये टर्म इंफिनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगा, इंफिनिटी, ये टर्म आप समझ रहे हो, फिजिक्स से समझ रहे होगे कि ये अगर 0 होगा तो इसको इंफिनिटी होना पड़ेगा, समथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये इंफिनिटी हो जाएगी। अगर ये इंफिनिटी हो गया तो ये एक्सीलरेशन है एक तरीके से, एक्सीलरेशन मैंने बताया ना, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी निकल के आता है, और यही टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी बताता है, इस रिलेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आती है, और एग्जैक्टली है क्या ये एक्सीलरेशन। अब ये हो गया इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां को ठोकर लगी है वो 0 है, वहां पे शार्प एज है, वो शार्प नुकीला है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 0 होना, ये इसको 0 होना पड़ेगा इस टर्म को, और इस टर्म को अगर इंफिनिटी होना पड़ेगा, इस टर्म को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है, तो एक्सीलरेशन इंफिनिटी है। इसका मतलब क्या है, गति, मोशन जो होती है आप कुछ पैरामीटर से बताते हो, जो पैरामीटर मैंने बताया कि वेग कितना है, उसके अंदर स्पीड कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सीलरेशन कितना हुआ, ये मोशन के पैरामीटर है। अब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन इंफिनिटी हो गया, मतलब मोशन के पैरामीटर अनडिफाइंड, इंफिनिटी का मतलब क्या है, डिफाइंड ही नहीं है, वहां पे जिस पॉइंट पे आपको ठोकर लगी है उस पॉइंट पे मोशन के पैरामीटर डिफाइंड ही नहीं है, एक्सीलरेशन वहां पे डिफाइंड ही नहीं है। सोचिए, मोशन के पैरामीटर एक्सीलरेशन वहां पे डिफाइंड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट का 0 है, वो शार्प है, जहां पे आपका ठोकर लगा है पैर में वो शार्प है, नुकीला है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें कर्वेचर कुछ नहीं है, तो ये 0 है, इसका मतलब इसको इंफिनिटी होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, और ये इंफिनिटी होगी तो एक्सीलरेशन है, इसका मतलब एक्सीलरेशन होता है, सेकंड डेरिवेटिव है ना, ये एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन इंफिनिटी हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, और जब मोशन के पैरामीटर
अनडिफाइंड हो जाएंगे। वहां पे उस पॉइंट पे जहां पे आपको ठोकर लगी है वहां पे अगर मोशन का पैरामीटर डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी है, एक्सेलरेशन वहां पे त्वरण इन्फिनिटी है, डिफाइंड ही नहीं है अगर मोशन का पैरामीटर, तो क्या होगा, क्या होगा? मोशन का पैरामीटर डिफाइंड है, वो उनको पता ही नहीं है, मोशन के पैरामीटर को पता ही नहीं अब क्या होने वाला है, क्योंकि इन डिफाइंड ही नहीं है, इन अनंत है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड है। तो क्या होगा, आपकी जो गति है वो एकदम से क्या हो जाएगी, एकदम से लुढ़क जाएगी, एकदम से आप इधर उधर हिल जाओगे, गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मोशन डिफाइंड ही नहीं है। किधर जाऊं मैं, एक्चुअली जाऊं किधर, मैं इधर जा रहा हूं तो मोशन डिफाइंड है कि मैं किधर जा रहा हूं, रास्ते पे जा रहा हूं। लेकिन इस पॉइंट पे जहां आपको ठोकर लगती है वहां पे एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है, इसका मतलब मोशन के पैरामीटर डिफाइंड नहीं है, तो मोशन को पता ही नहीं है कि मैं किधर जाऊं, क्योंकि डिफाइंड नहीं है मोशन वहां पे, इसीलिए ठोकर लगते ही आप तुरंत गिर जाते हो, क्योंकि मोशन को डिफाइंड नहीं कर सकते उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको ठोकर लगी है, क्योंकि मोशन का पैरामीटर वहां पे इनफाइनाइट है, अनंत है, नहीं है डिफाइंड उस पॉइंट पे जहां पे आपको ठोकर लगी है। और जब मोशन के पैरामीटर ही डिफाइंड नहीं है तो मोशन कैसे होगी, गति कैसे होगी, इसीलिए आप तुरंत लुढ़क जाते हो, गिर जाते हो, क्योंकि वहां पे मोशन के पैरामीटर डिफाइंड नहीं है। ये रीजन है, ठीक है। तो क्यों लुढ़क जाते हो ठोकर लगते ही, ये रीजन। चाहे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो उस पॉइंट पे भी जहां ठोकर लगती है, कोई नोकीला पॉइंट है वहां पे ये हो जाता है, ये रिलेशन होगा, और एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगी, वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा मोशन। मोशन अनडिफाइंड है, यानी कि मोशन का पैरामीटर जो यूज करते हो मोशन को डिफाइन करने के लिए, वो तो हाथ उठा के भरे हुए, वो हाथ उठाए हुए हैं, क्या भैया मैं तो डिफाइंड ही नहीं हूं इस पॉइंट पे, इस शार्प कॉर्नर पे जहां आपको चोट लगी है पैर में, वहां पे तो मैं डिफाइंड ही नहीं हूं, तो क्या होगा भैया, तो गिरोगे, फिर मोशन डिफाइंड ही नहीं है तो गिरोगे सीधे। भैया तो हाथ उठा के बैठे हुए कि भैया देखो इन्फिनिटी है, मैं डिफाइंड नहीं हूं, मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, तो किधर जाऊं, तो कहीं जा नहीं सकते, तो गिरोगे फिर, क्योंकि डिफाइंड नहीं है मोशन के पैरामीटर, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है उस पॉइंट पे जहां पे आपको ठोकर लगी है, क्योंकि वहां पे कॉर्नर कर्वेचर क्या है, जीरो है, शार्प एज है, वहां पे नुकीला पॉइंट है जहां पे आपको पैर में चोट लगी, और एक्सेलरेशन डिफाइंड नहीं होने के कारण आप गिर जाते हो, क्योंकि मोशन डिफाइंड ही नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि मोशन बताया कैसे जाता है, एक्सेलरेशन से भी बताते हो ना कि त्वरण कितना है, स्पीड कितना है, तो वो डिफाइंड ही नहीं है, मोशन के पैरामीटर वहां पे उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है। वो हाथ उठा के बैठे हुए हैं कि देखो भैया मुझे पता नहीं मैं कहां जाऊं, क्योंकि अनडिफाइंड है यहाँ पे, चीजें डिफाइंड नहीं है, तो गिरना पड़ता है फिर लोगों को, क्योंकि मोशन को पता नहीं मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वहां पे मोशन का पैरामीटर अनडिफाइंड है। तो ये रीजन है कि क्यों ठोकर लगने के बाद हमें गिरना पड़ जाता है, हम संभलते भी हैं लेकिन हम गिर जाते हैं, ठीक है ना, गिरते भी हैं, तो ये रीजन है। तो समझ में आया, ये ऐसा चीज है कि लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, बट फिजिक्स है जिसका आंसर सब कुछ करता है, हर चीज का नेचर में आंसर फिजिक्स के द्वारा मिलती है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मैं देश में समझाऊंगा धीरे धीरे लाके, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ा ही नहीं हूँ, ये फीलिंग थी मेरे अंदर कि मैं लोगों को बताऊं कैसे फिजिक्स का यूज करके आप बता सकते हो कि आप क्यों गिर जाते हो ठोकर लगने के बाद, क्योंकि भैया मोशन का पैरामीटर एक्सेलरेशन डिफाइंड नहीं है, वहां पे अनडिफाइंड है। तो मोशन हाथ उठा के बैठे हुए कि भैया आगे मैं जाऊं कैसे, मोशन तो डिफाइंड ही नहीं है ना, वहां पे कॉर्नर पे जहां चोट लगी है वहां के बाद मोशन डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब आपको गिरना पड़ेगा, क्योंकि मोशन डिफाइंड नहीं है, किधर जाऊं। तो ये रीजन है, एक्सेलरेशन अनंत हो जाती है वहां पे, ये पैरामीटर जहां पे आपको ठोकर लगी है ना, उस कॉर्नर पे जहां भी जा रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो या रोड पे चल रहे हो, वहां पे एक्सेलरेशन अनंत हो जाती है। ये रीजन है जिसके कारण आपको गिरना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मोशन वहां पे डिफाइंड नहीं है, गति डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है ना, परिभाषित नहीं कर सकते गति में, क्योंकि गति बोल रहा है कि देखो भैया जिससे हमको बताते हो तुम, एक्सेलरेशन एक चीज है, एक पैरामीटर जिसके आधार पर गति को निर्धारित किया जाता है, वो तो अनंत होकर बैठा है, मतलब वो बोलता है कि मैं तो डिफाइंड नहीं हूं, मैं किधर जाऊं, तो गिरो फिर, तो गिरना पड़ता है लोगों को, ठीक है ना। ये कारण है फिजिक्स से, और यही एग्जैक्ट रीजन है, ठीक है। तो ये मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करके आपको बताया कि क्या रीजन है, और आई होप आपको समझ में आई होगी। और जो भी लोग, जो स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th क्लास के इंजीनियरिंग के हैं, इसको समझो, जो मैंने समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों ने मुझसे बहुत पहले पूछा था, आज के 5 साल 6 साल पहले, तो मुझे याद आया कि चलो मैं लोगों को बता दूं, बहुत लोग हो सकता है डाउट हो ये चीजें, तो आई होप समझ में आई होगी। और अगर जिस तरीके से मैं एफर्ट दिखा रहा हूं अच्छा लग रहा है, तो ऐसा अगर देश के लिए चाहते हो कि मैं अच्छी अच्छी जानकारी लोगों को दूं और दे भी रहा हूं, अगर आपको पता हो, इस JPIS के इस प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी पढ़ा रहा हूं मैं, गेट पढ़ा रहा हूं मैं, नीट की वीडियो आ रही है, नीट मेडिकल एग्जाम की, अलग अलग एग्जाम की वीडियो आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको देना चाहता हूं और दे रहा हूं। तो ये देखिए, एक चीज मैंने आपको बताया, और बहुत सारी वीडियो हमारी शॉर्ट्स वीडियो आ रही है, देखते जाइए और इंप्रूव होते जाइए। थैंक यू।